टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज अप। मेरा नाम है कीर्ति। जो हमने 2000 MCQ और 2000 MCQ की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो यहाँ पर सीरीज़ नंबर 3 है। तो फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में कम MCQs थे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि थोड़ी ज़्यादा से MCQ ऐड किए जाएँ, तो इस सीरीज़ में मिनिमम 50 to 60 MCQs रहेंगे और विथ रेशनल के आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा MCQ पर सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। और विद इन 7 डेज़ में आपको एक ऐप दी जाएगी जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी मॉडल पेपर होते हैं, जितनी भी जो वैकेंसी अपडेट होती है, फॉर्म फिलअप लिंक होती है, वो सभी अवेलेबल करवाई जाएंगी। ओनली 15 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी वो ऐप। तो यहाँ पर जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड हों तो आप नोटिफिकेशन देखें और वीडियोस को देख सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि रिसेंट में नए साल से ही यूपी NHM ने 4000 वैकेंसी निकाली है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और SGPGI यूपी ने भी वैकेंसी निकाली है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरीके से सोच रहे हो कि अभी वैकेंसी नहीं आई हैं, तो वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। तो इस सीरीज़ के एंड में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सीरीज़ सेकंड में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था जिससे आपको डाउट रहे कि मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, बट सीरीज़ सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं था। तो सीरीज़ थर्ड में जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके NHM, CHO स्टाफ नर्स, HP, SSB सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई जाती हैं, जिससे आपको टफ और मीडियम और जो हार्ड टाइप के, जो बिल्कुल मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर अप हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है साइन एंड सिम्टम ऑफ कैम्प्लोबैक्टीरिया में इंक्लूड। तो जो कैम्प्लोबैक्टीरिया है, इसके क्या साइन सिम्टम होंगे? ऑप्शन में डायरिया, रैसेस विच बिगन एज स्मॉल रेड फ्लैट स्पॉट्स दैट डेवलप इनटू ईची फ्लूइड फिल्ड blisters that are usually less than 1/4 in width and have a red base, a slight fever that may present before a rash develop। तो यहाँ पर आपको कहा है कि कैम्प्लोबैक्टीरिया क्या है? कैम्प्लोबैक्टीरिया है जो, ये क्या है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कैम्प्लोबैक्टीरिया है क्या। तो कैम्प्लोबैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसको हम कर्व्ड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका शेप होता है कर्व शेप में होगा। तो ये जो इसका मेन रीज़न होता है या फिर ये क्या कारण बन सकता है, किस डिजीज़ का कारण बन सकता है, तो वो डायरिया। क्या है? डायरिया। कैम्प्लोबैक्टीरिया है जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि कॉमा शेप्ड या फिर एस शेप्ड का रहेगा, जो कि मोटाइल है। मोटाइल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और ये जनरली ह्यूमन बीइंग में जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है वो है डायरिया। क्या है? डायरिया और लूज मोशन। तो यहाँ पर इसका जो साइन सिम्टम है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसके साइन होंगे वो क्या होंगे? डायरिया है जो मेन सिम्टम इसका माना जाएगा, और ये मेनली क्या करेगा? डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, बेली क्रैम्प्स होंगे, ब्लॉटिंग और फीवर है जो बाद में होगा। बट यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या करेगा? डायरिया। तो कैम्प्लोबैक्टीरिया का जो कॉज करेगा ये, तो क्या करेगा? डायरिया। बट यदि और साइन सिम्टम ऐड होते तो यहाँ पर डायरिया तो मेन साइन सिम्टम हो गया इसका। यहाँ पर एक वॉमिटिंग भी कर सकता है, नोजिया। जब डायरिया की सिचुएशन होती है तो साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कैम्प्लोबैक्टीरिया है क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि कॉमा और एस शेप्ड का बैक्टीरिया है। और यदि इसका शेप पूछते हैं तो कॉमा और एस शेप, साथ ही कर्व शेप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कोल्ड सोर्स होने का जो एक पॉसिबल कॉज है वो क्या है? ऑप्शन में कॉन्टैक्ट विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, या फिर ईटिंग द रूटन फूड। तो यहाँ पर कहा है कोल्ड सोर्स, तो सभी को लग रहा होगा कि ये ठंड लगना टाइप से है, तो ऐसा नहीं है। कोल्ड सोर्स है जिसको हम हर्पीस लेबियालिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? इन्फेक्शन होता है एक तरीके का, जो कि लिप्स के बॉर्डर लाइन है वहाँ पर डेवलप होता है, और जनरली किसिंग या फिर थ्रू द क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही डेवलप होगा। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है कोल्ड सोर्स का वो क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट। क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कोल्ड सोर्स का दूसरा नाम क्या है? हर्पीस लेबियालिस। तो यदि आपको लगता है कोल्ड सोर्स से आपको
जो मेन कॉज होगा इसका वो क्या होगा, किसिंग या फिर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल कांटेक्ट में रहना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो क्या होगा, बी, किसिंग। अब ये देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको इस तरीके से इमेज दे दी जाए, पूछा जाए कि है क्या, तो एक कोल्ड सोर्स जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शन विद द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस अराउंड द बॉर्डर ऑफ द लिप्स। लिप्स की जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर एक तरीके का इन्फेक्शन डेवलप होगा, इसको कोल्ड सोर्स या फिर हर्पीस लेबियालिस कहा जाता है और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ कंजेनाइटल ड्यूडेनल एट्रेसिया। तो कंजेनाइटल ड्यूडेनल एट्रेसिया का साइन कौन सा नहीं है, तो ड्यूडेनल एट्रेसिया का जो यहाँ पर साइन नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, एब्डोमेन में भी डिस्टेंडेड, इशूज इन ब्रीदिंग नॉर्मली, पेरिस्टाल्टिक वेव्स में बी सीन अर्ली इन द डिसीज प्रोसेस। तो ड्यूडेनल एट्रेसिया क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है और एक कंजेनाइटल है, दैट मीन्स एट द बर्थ से है। तो यहाँ पर क्या साइन है, जो क्या सिचुएशन है जो डेवलप नहीं होगी वो आपको बताना है। तो ड्यूडेनल एट्रेसिया और कंजेनाइटल हो गया तो एट द बर्थ होने वाली सिचुएशन है। कंडीशन इन विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल वावल, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो भी चीज़ें स्टमक कंटेंट्स की जो चीज़ें रहेंगी वो क्या होंगी, पास नहीं हो पाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएंगी। जो स्टमक का पूरा भी कंटेंट है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूडेनम पार्ट क्या है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो सिचुएशन डेवलप नहीं होगी वो क्या होगी, ब्रीदिंग नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन्स रिलेट करती हुई सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो डिहाइड्रेशन होगा, एब्डोमेन में भी डिस्टेंडेड होगा, पेरिस्टाल्टिक वेव्स रहेंगी जो कि डिसीज़ की अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि ड्यूडेनल एट्रेसिया क्या है, और यदि आपको कोल्ड सोर पूछते हैं तो ये पता होना चाहिए कि कोल्ड सोर्स क्या है। तो यहाँ पर ड्यूडेनल एट्रेसिया में क्या होगा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूडेनल एट्रेसिया क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। जब ये प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो जो स्टमक का कंटेंट रहेगा तो वो किस तरीके से है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपरली जा पाएगा, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो साइन नहीं बनेगा वो होगी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट बाकी सभी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एन एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस में कब स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस, एम्ब्रियो फीटस कब बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4th वीक, 7th वीक, 8th वीक या फिर 9th वीक। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो फीटस कब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9th वीक से। कब से, 9th वीक से। 9th वीक से लेके एट द बर्थ क्या कहलाएगा, फीटस, बट बिफोर 9th वीक तक ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम है क्या, ऑप्शन में है रिजल्ट फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी, रिजल्ट फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ऑफ फादर ड्यूरिंग द कॉन्सेप्शन पीरियड, रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मेडिसिन रिलेटेड विथ कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, या फिर ऑटो डेवलपमेंट ऑफ एल्कोहल इन बॉडी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम का मतलब है यहाँ पर आप लोग भी इसका मार्क करते जाइए आंसर्स को क्या रहेंगे। तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम बच्चे में तो ये एट द बर्थ नहीं होगा, बट होगा कैसे आपको पता होना चाहिए कि फीटल एल्कोहल सिंड्रोम का मतलब होगा यहाँ पर कि जब मदर प्रेग्नेंट रही हो, लेडी प्रेग्नेंट रही हो, बच्चा उसके यूट्रस में रहा हो, उस टाइम पर उसने क्या किया हो, एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया हो, ड्रिंक किया हो। तो ऐसे केस में जो बेबी होगा वो क्या डेवलप करेगा, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम की सिचुएशन डेवलप होगी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, रिजल्ट्स फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी। जब मदर प्रेग्नेंट रही हो उस टाइम पर भी यदि उसने शराब पी हो, जो एल्कोहल कंज्यूम किया हो, तो वो सिचुएशन बनेगी, वो क्या होगी, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम की सिचुएशन डेवलप होगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज एम्ड एट लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी फॉर पीपल इन द अर्लियर स्टेज ऑफ इलनेस
and providing rehabilitation for people who already have residual damage is part of which of the following stage of prevention। तो यहाँ पर स्टेज ऑफ प्रिवेंशन का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर कहा है कि कुछ ऐसी डिसीज़ के इफ़ेक्ट हुए, डिसेबिलिटीज़ के इफ़ेक्ट हुए हैं कि रिहेबिलिटेट करने की तक ज़रूरत पड़ गई है पर्सन को। तो रिहेबिलिटेशन किस स्टेज ऑफ प्रिवेंशन में आ गया, यहाँ पर आपको ज़्यादा है जो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर साफ कहा है कि किसी डिसीज़ और डिसेबिलिटी का ऐसा इफेक्ट हुआ है पर्सन में स्टेज ऑफ इलनेस के टाइम पर, अर्लियर स्टेज ऑफ टाइम पर, कि पर्सन को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो रिहेबिलिटेशन स्टेज है जो किस टाइप के स्टेज ऑफ प्रिवेंशन में आएगी? ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर यूनिवर्सल प्रिवेंशन। तो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? पड़ती है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। फर्स्ट स्टेज ऑफ जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में तो हम वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन करके है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड में ऑलरेडी डेवलप हो गई है कंडीशन और हम उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। बट थर्ड स्टेज में पहुंच के क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। उन कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं तो हमें पर्सन को क्या करने की ज़रूरत पड़ती है? रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर रिहेबिलिटेशन जो अलग अलग टाइप से हम उस पर्सन को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रीट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वर्स्ट हो गए हैं। यहाँ पर डिसीज़ और डिसेबिलिटी का एक साइड इफेक्ट हो गया है, तो जिसके कारण हमें पर्सन को क्या करना पड़ रहा है? रिहेबिलिटेट। तो रिहेबिलिटेशन किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज नीडिंग फॉर इन्फेंट्स बर्थ टू 6 months चाइल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बच्चे के लिए 6 महीने तक, बर्थ से लेके 6 महीने तक के बच्चे के लिए किस टाइप के प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन में है नेवर सेक द इन्फेंट, यूज गेट्स एट स्टेप्स एंड स्टेयरवेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स, टर्न पॉट हैंडल्स अवे फ्रॉम एज ऑफ स्टोव, कीप मैचेस एंड लाइटर्स आउट ऑफ रीच। तो यहाँ पर जो इन्फेंट है उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 6 महीने तक का है। यदि ज़्यादा एज का कहा जाता तब आप क्या करते कि जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कहा है। तो बर्थ टू 6 months, तो बर्थ टू 6 months तक के बच्चे में ना तो वो स्टेयरवेज चढ़ेगा कि गिरने का डर होगा उसको, ना ही वो गैस स्टोव के पास जा पाएगा और ना ही वो माचिस, लाइटर, ये सब चीज़ें टच कर पाएगा। जो मेन रीज़न होगा यहाँ पर जिस चीज़ से हम प्रिवेंट करेंगे उसको होगा नेवर सेक द इन्फेंट। कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को खिलाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा या तो ऊपर की तरफ उछालने का काम करते हैं बच्चों को, या फिर बहुत ज़्यादा जकड़ के उनको हिलाने डुलाने का काम करते हैं, सेक करते हैं बेबी को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेबी हैं उनके जो वीक नेक मसल्स होती हैं और जनरली बेबीज़ के जो फॉन्टेनल्स होते हैं वो क्लोज नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी ऐसी जो माइंड में डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए इन्फेंट्स को या फिर टोडलर्स को, स्पेशली इन्फेंट्स को जो कि 1 साल तक के नहीं हो जाते, उनको बहुत ज़्यादा तरीके से ना तो सेक करना है ना ही उनको हवा में उछालने का काम करना है हमें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा नेवर सेक द इन्फेंट। नेक्स्ट इज पेशेंट एरिया इन द ओपन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी। तो पेशेंट एरिया कितना होना चाहिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में? ऑप्शन में 50 to 100 स्क्वायर फीट, 100 to 140 स्क्वायर फीट, 150 to 200 स्क्वायर फीट या फिर 210 to 250 स्क्वायर ऑफ फीट। तो पेशेंट एरिया जो PICU है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, इसमें कितना होना चाहिए? 150 से 200 स्क्वायर फीट, 150 to 200 स्क्वायर फीट तक है जो एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज चाइल्ड ऑनसेट सीजोफेनिया वेयर चिल्ड्रन सिम्टम मीट क्राइटेरिया फॉर सीजोफेनिया एंड वेयर सिम्टम्स स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 13 इज। तो बच्चों में सीजोफेनिया यदि डेवलप होता है, कुछ सिम्टम मिले हैं जो क्राइटेरिया रहते हैं सीजोफेनिया को डायग्नोस करने के, यदि वो उनमें से कुछ सिम्टम मिले हैं सीजोफेनिया के और कुछ सिम्टम बच्चों में ऐसे मिले हैं जो कि जिनकी एज 13 साल से भी कम है, तो ये किस टाइप का होगा? कॉमन डिसऑर्डर, अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, कम्युनिटी स्पेसिफिक डिसऑर्डर या फिर कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट।
तो सीजोफेनिया जनरली बच्चों में बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर के। तो सीजोफेनिया एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा, एडल्ट एज में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, एडोलेसेंस के बाद की जो स्टेज होती है उसमें। तो यहाँ पर जो ऑनसेट ऑफ सीजोफेनिया थी बिफोर द एज ऑफ 13 कहा है, कुछ क्राइटेरिया मैच किए हैं सिम्टम के, तो क्या होगा, बहुत ही रेयर डिसऑर्डर हो जाएगा क्योंकि बच्चों में बहुत ही कम डेवलप होता है। नेक्स्ट इज what is the term used to describe situation when perceptions, thoughts or emotions are disordered so severely that contact it lost with external reality। तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि जब पर्सन के परसेप्शन, थॉट्स हैं, जो उसकी थिंकिंग पावर है, इमोशन है, वो क्या होगा, बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब्ड है, जिसके कारण उसको जो एक्सटर्नल रियलिटी है, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी उसको समझ में नहीं आ रही हैं, लॉस्ट हो गया है। तो एक इस टाइप की सिचुएशन है साइकोटिक, एक्यूट साइकोसिस, नेगेटिव सिम्टम्स या फिर पॉजिटिव सिम्टम्स। तो यहाँ पर पर्सन के थॉट डिस्टर्ब है, परसेप्शन जो परसीव करने की क्षमता है वो भी कम है, इमोशन भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसको जो एक्सटर्नल रियलिटी है, जो बाहरी दुनिया है, उससे उसको पूरा है जो ध्यान है जो उसका हट चुका है। तो किस टाइप की सिचुएशन में आएगा, तो ऑप्शन में था साइकोटिक, एक्यूट साइकोसिस। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी वो होगी साइकोटिक। क्या होगी, साइकोटिक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, यहाँ पे कहा गया है कि नहीं है। जो ऑप्शन में हेल्यूसिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ऑफ एटलीस्ट 6 months इंक्लूडिंग द प्रोड्रम स्टेज, नॉट ड्यू टू अनदर मेंटल इलनेस सच एज मूड डिसऑर्डर और मेडिकल कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनहेंसमेंट ऑफ सोशल, एजुकेशनल और वर्क फंक्शन। तो सीजोफेनिया के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो हेल्यूसिनेशन है जो सीजोफेनिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एटलीस्ट 6 months तक है जो इसका रह सकता है, सीजोफेनिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर जो स्पीच है वो भी है जो चेंज रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कोई अदर मेंटल डिसऑर्डर भी है जो हो सकता है सीजोफेनिया के साथ, ज़रूरी नहीं कि सिंगल सीजोफेनिया, कोई अदर मेडिकल मूड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। बट सीजोफेनिया में अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनहेंसमेंट ऑफ सोशल, एजुकेशनल, वर्क फंक्शन पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनकेस होता भी है तो सीजोफेनिया की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि सीजोफेनिया की जो कैटेगरी है इसमें फर्स्ट तो आता है डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगी, एंड आपका जो रियलिटी है इससे भी धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। बट आपका जो अनएक्सपेक्टेड कि आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कि इस तरीके से कुछ आप काम करते हैं वर्क पे, फंक्शन पे, तो ये मैनिया में आएंगे ना कि सीजोफेनिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट 1 मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड, मैनिया और डिप्रेशन, विथ और विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ द मेजर डिप्रेशन। तो यदि किसी पर्सन में कहा गया है कि ऐसी कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एटलीस्ट एक मैनिक और दूसरा मिक्स्ड, मतलब कि एक मैनिया, मिक्स्ड एपिसोड का मतलब है मैनिया और डिप्रेशन भी होगा, साथ में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, साथ ही साथ मेजर डिप्रेशन भी है। दैट मीन्स पर्सन में एटलीस्ट या तो मैनिया होगा या डिप्रेशन होगा या फिर दोनों होंगे या दो में से कोई एक होगा। तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन में बाइपोलर, मेजर डिप्रेसिव, डिस्पैथिक डिसऑर्डर या फिर एक्सट्रीम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो कौन सा होगा, तो कई बार आपको पढ़ाया गया है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, कौन सा डिसऑर्डर है यहाँ पर, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन में 2 अलग अलग टाइम पर डिसीज़ देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि पर्सन को कुछ टाइम पहले मैनिया के लक्षण आप देखेंगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसी में डिप्रेशन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बाई का मतलब होता है यहाँ पर 2, राइट, बाई का मतलब है यहाँ पर 2, और जो 2 चीज़ें हैं और ये सेम पर्सन में होंगी, ये भी आपको याद रखना है यदि आपको एग्जाम में ये चीज़ आती है। तो एक ही पर्सन में 2 अलग अलग टाइम पर यदि ये डिसीज़ डेवलप होती है तो ये क्या हो जाएगी, मैनिया, और डिप्रेशन यदि एक पर्सन में 2 अलग अलग टाइम पर डेवलप होता है तो क्या कहलाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर।
नेक्स्ट इज अननोन इंटरनल वैग्यू थ्रेट इज कॉल्ड। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप उस चीज़ से डर रहे हैं तो ये क्या है? हाइपरप्लेक्सिया, एग्रोफोबिया, एंजाइटी या फिर फियर। तो यहाँ पर जो अननोन इंटरनल वैग्यू है, तो यदि आप इस चीज़ से क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं या फिर आपको वो चीज़ पता ही नहीं है। वैग्यू का मतलब है नॉट क्लियर और डिफाइंड, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पता ही नहीं बट आप उससे डर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा एंजाइटी। क्या कहलाएगा? एंजाइटी। और यहाँ पर जो अदर टर्म है एग्रोफोबिया, तो एग्रोफोबिया का मतलब होता है कि जब आप ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस, एम्बेरसमेंट या फिर पैनिक फील करते हैं, तो क्या होगा? एग्रोफोबिया। नेक्स्ट इज इन फोबिया प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म इज। तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बताई हुई हैं। तो जो फोबिया की सिचुएशन होती है, तो फोबिया एक तरीके का क्या है? आपका डर है जो, उसमें आपको कौन सा है जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होगी? ऑप्शन में रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनएबिलिटी टू फील, एक्सेसिव रेज। तो फोबिया का मतलब होता है परसिस्टेंस, एक्सेसिव, अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल, एक्टिविटी और सिचुएशन। तो यहाँ पर अननोन इंटरनल वैग्यू का मतलब क्या था? एंजाइटी। फोबिया का मतलब होता है आपको चीज़ें पता हैं कि आप किस चीज़ से, ऑब्जेक्ट, एनिमल, एक्टिविटी या सिचुएशन से डर रहे हैं, तो क्या होगा? फोबिया। और फोबिया में जो आपकी प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी? रिप्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इनएबिलिटी टू फील होगा या फिर एक्सेसिव रेज होगा। तो जो यहाँ पर प्राइमरी डिफेंस है वो क्या होगी? रिप्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विथ मेमोरी, लर्निंग एंड परसेप्शन एज वेल एज लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी विथ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि ऐसी कौन से, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि हेलुसिनेशन, कैनाबीज, स्टिमुलेंट्स या फिर टोबैको, इनमें से कौन सी चीज़ यदि आप लेते हैं, खाते हैं, तो आपको सिचुएशन डेवलप होंगी? मेमोरी प्रॉब्लम होगी, लर्निंग में, परसेप्शन में, और जो आपका मोटर कोऑर्डिनेशन है, बॉडी बैलेंस है, सोचने समझने की क्षमता है, क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो हेलुसिनेशन से होगी, कैनाबीज से होगी, स्टिमुलेंट से होगी या फिर टोबैको से होगी। तो इस टाइप की सिचुएशन डेवलप होगी तो तंबाकू खाने वालों को इस तरीके की डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, ना ही स्टिमुलेंट्स वालों को होंगी। बट जो यहाँ पर कैनाबीज है, कैनाबीज के जो लेने के बाद जो सिचुएशन डेवलप होगी यहाँ पर, वही सिचुएशन जिसको मैरिजुआना कहते हैं, जो कि आपके वेट पर, नर्वस सिस्टम पर हर एक तरीके से आपको इफेक्ट करेगा। जो कैनाबीज है यहाँ पर, यदि आपने बहुत ज़्यादा कैनाबीज ले लिया, मैरिजुआना खा लिया, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपकी मेमोरी, लर्निंग पावर, परसेप्शन एज वेल एज कि आप जो मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब आपकी बॉडी का बैलेंस है, सोचने समझने की क्षमता है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो किसके कारण होंगी? ये होंगी कैनाबीज के कारण। कैनाबीज जो कि एक प्लांट है जिसमें, इसको खाने के बाद अलग अलग है जो तरीके से साइन सिम्टम बॉडी शो करती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है? कैनाबीज। नेक्स्ट इज व्हाट रिफर्स टू सेवरल फॉर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट एड्रेसिंग द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेन डैमेज। तो इनमें से क्या है जो कि एक रिहेबिलिटेशन के तौर पर भी, ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिनको या तो ब्रेन डैमेज हुआ है, किसके कारण? बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस के कारण, आपके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रही हैं उसके कारण ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या है जो ऐसा जिसके लिए हमें यूज़ करेंगे? ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम, हेमेटोमा, कॉग्निटिव थेरेपी या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। तो ये होगी कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें हम रिहेबिलिटेशन भी यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट भी देंगे, जो कि कॉग्निटिव और बिहेवियरल, मतलब कि आपके माइंड के कारण आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियरल चीज़ें रही हैं उनके कॉन्सिक्वेंस, जो कि दुष्परिणाम हम जिसको कह सकते हैं या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, जिसके कारण ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी आपके हो सकते हैं। तो क्या है? कॉग्निटिव थेरेपी, जिससे हम ट्रीट भी कर सकते हैं और रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट फुलफिल्स सर्टन क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ पे कहा गया है
कि लेबर को नॉर्मल कहा जाएगा जो कि सभी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, बट किसी एक को छोड़कर, मतलब कि ये नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। बाकी सभी नॉर्मल लेबर का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं, बाकी किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अनड्यू द प्रोलॉन्गेशन, नेचुरल टर्मिनेशन विथ कंप्लीट एड। तो यहाँ पर जो चीज़ें फुलफिल कर रही हैं नॉर्मल लेबर की प्रोसेस को, लेबर को, तो वो है स्पॉन्टेनियस होगा, एट टर्म होगा, आफ्टर 37 वीक होगा, ऑनसेट होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तब भी बिल्कुल करेक्ट है। विथ अनड्यू प्रोलॉन्गेशन मतलब कि बिना किसी के जो लेबर की स्टेज होती हैं उनमें किसी भी तरीके से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं लगेगा, तो वो होगा नेचुरल टर्मिनेशन विथ कंप्लीट एड। तो ये लेबर की प्रोसेस को जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएंगे हम, तो वो क्या होगा, नेचुरल टर्मिनेशन विथ कंप्लीट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको लेबर में से फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर यूजिंग नेगल्स फॉर्मूला, दैट इज डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो जो नेगल्स फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर नेगल्स फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं लेबर की जो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए। तो किस टाइप से काम करता है, एन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द रफ गाइड टू द लेबर, एन इनएक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द, यहाँ पर इम्प्रिसाइज कैलकुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने जो नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू ईडीडी आपको निकाल के दी, तो आप उस ईडीडी के थ्रू क्या होगा कि आपको यदि ईडीडी 8 जनवरी की दी गई है, 42 वीक्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आपको यदि उस टाइम पर डेट दी, हो सकता है कि आपका उसी दिन डिलीवरी ना हो, राइट। तो यदि आपकी उसी दिन डिलीवरी नहीं होती है तो आगे पीछे हो सकती है। तो ये क्या हो गया, एक रफ गाइड हो गया, ना कि ये एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको बताएगा, ना ही आपका ये रहेगा कि आपकी इसी दिन डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है नेगल्स फॉर्मूला के द्वारा, क्या करेगा, रफ गाइड टू द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। एक तरीके से रफ टाइप से आपको पता चलेगा कि इस वीक में आगे पीछे आपकी डिलीवरी हो सकती है। नेगल्स का जो फॉर्मूला है, इसमें क्या किया जाता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा, जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर, इस टाइप से इसमें है जो कैलकुलेशन किया जाता है, आपको कई बार बताया जा चुका है। और एक तरीके से और आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यू डेट निकालने के लिए, यदि सिंपल वे में बताएं इसी नेगल्स फॉर्मूला को, तो वो है फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ये बहुत ही ईजी है, आपको ईजीली याद रहेगा कि फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो ये क्या करेगा, रफ आपको एक रफली आइडिया देगा कि आपकी इस दिन के आगे पीछे, इस वीक के आगे पीछे डिलीवरी हो सकती है, बट ये एक तरीके से एक्यूरेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द परपीरियम और पोस्टपार्टम पीरियड जनरली लास्ट एंड इट इज़ द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट आफ्टर डिलीवरी व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी आर रिजर्व्ड एंड द बॉडी रिटर्न्स टू द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो यहाँ पर कहा है कि परपीरियम और पोस्टपार्टम पीरियड जनरली कितने टाइम का रहता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी के डिलीवर होने के बाद जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे प्रेगनेंसी के, वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाएंगे, बॉडी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट होगी। तो कितने ड्यूरेशन इसमें लगेगा, या फिर सिंपल क्वेश्चन कि पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड कितने टाइम का होगा। ऑप्शन में 6 to 8 वीक्स, 10 to 12 वीक्स, 14 to 16 वीक्स, या फिर 17 to 19 वीक्स। तो परपीरियम पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड होता है 6 वीक तक का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो 6 to 8 वीक का ड्यूरेशन लगेगा, जिसमें बॉडी जो अपनी बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 6 वीक तक के टाइम में बॉडी क्या होती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट होती है। नेक्स्ट इज when a patient is on continuous gastric suction, the nurse should monitor for which of the following complication। तो यदि पेशेंट को कंटिन्यूसली गैस्ट्रिक सक्शनिंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक नर्स के लिए किस चीज़ को आपके लिए क्या होना होगा, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। तो उस किस चीज़, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप होगा।
ऑप्शन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या फिर हाइपरकैलेमिया, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो गैस्ट्रिक सक्शनिंग के कारण सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पोटेशियम के लेवल के बढ़ने के। यहाँ पर आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो जो टर्म है डिस्टोकिया लेबर में जो यूज़ किया जाने वाला टर्म है, तो जिसमें जो लेबर की प्रोग्रेस होगी या तो स्लो होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्या है, डिस्टोकिया का मतलब आपको बताना है। एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर, या फिर ऑपरेटिव लेबर। तो यहाँ पर जो टर्म है आपको बताना है कि क्या होगा, तो वो होगा डिस्टोकिया। जहाँ पर भी वर्ड जुड़ जाता है क्या, डिस, डी वाई, तो डी वाई का जो मतलब होगा यहाँ पर क्या हो, कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, वो होगा एबनॉर्मल लेबर। डिस्टोकिया का मतलब होगा एबनॉर्मल लेबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डिस्टोकिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्रीज्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल लेबर। तो इनमें से कौन सा है जो एबनॉर्मल लेबर को लेके एक रिस्क नहीं होगा। बाकी सभी हो सकते हैं एबनॉर्मल लेबर के लिए रिस्क फैक्टर्स, बट जो एक है जो नहीं होगा। ऑप्शन में है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, एडमिशन टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट, या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो रिस्क फैक्टर है जो हो सकता है, रिस्क क्रिएट कर सकता है एबनॉर्मल लेबर के तौर पर, बट किसी एक को छोड़कर। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ये भी एबनॉर्मल लेबर के लिए अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी, और होगा कि एडमिशन टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जब पर्सन की सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होगी तभी उसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू में भेजा जाएगा। बट यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, वो तो नॉर्मल डिलीवरीज भी इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो वहाँ पर रिस्क है जो कम होगी। बट यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स बताए हैं कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और एडमिशन टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट, तो ये सभी क्या हैं कि रिस्क क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा रिस्क है जो बढ़ सकते हैं, बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ऐसे कोई रिस्क नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट ऑफ एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ डिलीवरी शुड बी टेकन एज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड द वुमेन शुड बी प्रिफर्ड। यहाँ पर कहा गया है कि कितने टाइम के बाद, यदि जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो कितने टाइम के बाद या कितने घंटे के अंदर है जो क्या किया जाएगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है और वुमेन को हमें रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 7 आवर, 14 आवर, 18 आवर, या फिर 24 आवर। तो जो यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर तक, डिलीवरी होने के बाद से लेके 24 आवर तक यदि वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग यदि मोर देन 500 ml होती है, तो वो किस में आ जाएगा, पीपीएच में आ जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो यहाँ पर आपको कितने टाइम तक के लिए है जो 24 घंटे 24 आवर के बाद यदि जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, तो आपको एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो 500 ml से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस होता है तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो क्या है, पीपीएच। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लेडी इसकी डिलीवरी है उसको रेफरल सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, ऑक्सीटोसिन विथ अर्गोमेट्रिन, मीजोप्रोस्टोल टैबलेट 200 माइक्रोग्राम, अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन 500 माइक्रोग्राम पर ml, कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन 250 माइक्रोग्राम पर ml। तो यहाँ पर जो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन इंड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो क्या है, मीजोप्रोस्टोल टैबलेट 200 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का मतलब है कि जिस तरफ इंटेस्टाइन होना चाहिए उसकी जगह वो अपोजिट साइड में डेवलप हुई हो। तो मेन सिम्टम क्या होगा माल रोटेशन का, ऑप्शन में है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल, या फिर बिलियस वॉमिटिंग। तो यहाँ पर जो सिम्टम डेवलप होगा माल रोटेशन का वो क्या होगा, वो होगा विलियस वॉमिटिंग। क्या होगा, विलियस वॉमिटिंग।
जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का इनिशियल साइन भी माना जाता है। तो मेन सिम्टम क्या होगा माल रोटेशन का? वॉमिटिंग। ये देखिए, माल रोटेशन इज a rare prenatal abnormality in which a baby's intestine doesn't form or rotate in the right way in their abdomen। तो एब्डोमिनल कैविटी है, जो आपकी एब्डोमेन है, वहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो क्या होंगी, जिस फॉर्म में राइट वे में उनको क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, वहाँ ना होके अपोजिट होंगी, तब इस सिचुएशन क्या कहलाएगी, माल रोटेशन। इट अकर्स अर्ली इन प्रेगनेंसी, जनरली जो कि 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, बेबीज में फीटल सिचुएशन में ये डेवलप होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट पिक्चर दिख रही है इसमें प्रॉपर शो हो रहा है इंटेस्टाइनल पार्ट, बट जो सेकंड पिक्चर है इसमें देखिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से रहेंगी, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो अदर सिचुएशन भी डेवलप होंगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी, विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर एक 4 लाइन लिखी हुई हैं जो आपको रेड कलर से शो हो रही हैं। तो एक किसी थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट या फिर किसी के द्वारा कही हुई बातें हैं, तो आपको बताना है कि ये किसने की हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन दैट कैन बी गिवन टू नर्स इज टू टीच देम दैट व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू ऑब्जर्व, व्हाट सिम्टम इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट, what the reserve, which are of importance, which are of none, which are the evidence of neglect and what kind of neglect। तो यहाँ पर ये जो 4 लाइन है बताई गई हैं कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, सिम्टम क्या इंडिकेट इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें हमें रिजर्व रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, क्या एविडेंस रहेंगे निगलेक्ट करने के और कौन से नहीं होंगे या होंगे। तो ये किसने कहा, ऑप्शन में मैरी एलिजा मोहनी, क्लेरा बार्टन, डोरिथा डिक्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये जो लाइनें कही हैं ये किसने कही हैं, कही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट इज सेंट स्टीफन हॉस्पिटल एट दिल्ली वाज द फर्स्ट वन टू बिगन ट्रेनिंग द इंडियन वुमेन एज नर्सेस इन। तो दिल्ली का जो पहला सेंट स्टीफन हॉस्पिटल था, वहाँ पर पहली बार इंडियन वुमेन को एज अ नर्स की ट्रेनिंग दी जाना स्टार्ट की गई थी। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 1867, 1870, 1818 या फिर 1897। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली का, तो वहाँ पर पहली बार इंडियन वुमेन को जब नर्स की ट्रेनिंग दी जानी थी तो कब दी जा गई थी, स्टार्ट हुई थी 1867 से, 1867 से। नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड। किस टाइप के प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है जो कंडक्ट नहीं किए जाते, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है बीएससी के लिए, एमएससी के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए। जीएनएम वालों के लिए है जो एक डिप्लोमा कोर्स है, इसमें एग्ज़ाम होते हैं, बट यहाँ पर स्पेशली पर्टिकुलर तरीके से जो पूछा गया है क्वेश्चन तो वो है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल सेल फॉर बी अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो कितने साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो सेक्रेटरी है उसका ड्यूरेशन रहेगा काम करने के लिए, तो कितने टाइम तक का होता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो ड्यूरेशन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कितने साल का, 3 साल का, ओनली फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिसेंट में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी हैं कौन। तो आईएनसी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रिसेंट में सेक्रेटरी हैं सरबजीत कौर, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सरबजीत कौर जो कि सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हेड ऑफिस कहाँ पर है आईएनसी का, तो वो है दिल्ली में। एंड यदि इसके रिसेंट में प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, 2 नाम याद रखना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एट प्रेजेंट में सरबजीत कौर है। और यदि प्रेसिडेंट पूछते हैं तो वो टी दिलीप कुमार जो कि बहुत टाइम से हैं। नेक्स्ट इज मीन्स एनी वेस्ट which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production of testing of biologicals
इन इंक्लूडिंग कैटेगरीज मेंशन्ड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल्स 2016 है उसका जो शेड्यूल नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वेस्ट है जो कि डिसीज़ को डायग्नोस करने के टाइम से, ट्रीट करने के टाइम से या फिर इम्यूनाइजेशन के टाइम पे कलेक्ट हुआ है या फिर किसी रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट यूज़ किया गया है तो किस टाइप के वेस्ट में आएगा, अर्बन वेस्ट में, हॉस्पिटल वेस्ट में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में या फिर बायोमेडिकल वेस्ट में। तो बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग शेड्यूल नंबर फर्स्ट है तो जिसमें डिसीज़ डायग्नोस हुई है, ट्रीटमेंट किया गया, इम्यूनाइजेशन हुआ है, रिसर्च की गई है तो किस में आएगा बायोमेडिकल वेस्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी आपको एक टेबल बताई जाएगी जिसमें आपको 2016 में क्या चेंजेस किए गए हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में तो वो भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द मेजर साइलेंट फीचर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 डज नॉट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। 2016 में जो रूल्स आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कौन सा रूल है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इम्यूनाइज ऑल हेल्थ वर्कर्स रेगुलरली, रिपोर्ट द मेजर एक्सीडेंट्स, existing incinerators to achieve the standard for retention time in secondary chamber and dioxin and furans within 2 years, establish a coupon system for bags or containers containing biomedical waste for disposal। जो इंक्लूड नहीं है आपको वो बताना है। तो ट्रेनिंग दी जाती है सभी हेल्थ वर्कर्स को जो इम्यूनाइजेशन करते हैं और उनको इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है कि आप जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल से हो सकता है आपको कुछ वेस्ट ऐसा हो जो आपको डिसीज़ क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए सभी जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाले वर्कर होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वेस्ट कैसे कलेक्ट करना है और इम्यूनाइजेशन किया जाता है। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। जो इंसिनरेटर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम हर 2 साल में है जो चेक किए जाते हैं उनके चैम्बर्स, बट यहाँ पर किसी भी तरीके का कूपन सिस्टम नहीं रखा जाता। तो आंसर क्या होगा आपका डी। ये देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में रूल 1998 है और 2016 है। तो 2016 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 2016 में 4 शेड्यूल थे, इन चारों में चेंज है जो किया गया है। एनुअल रिपोर्ट दी जाती है और जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनको 4 कैटेगरी, पहले 10 कैटेगरी थी बट अभी 2016 के रूल के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी बस लगाई गई हैं। ऑपरेटर ड्यूटीज़ है जो लिस्टेड रखी जाती है, प्रेजेंट होना भी यहाँ पर कंपलसरी माना गया है। तो यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ भी ये चेक करती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल एप्लीकेबल टू अ होम क्वारंटीन पर्सन इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 इज करेक्ट। तो यदि कोई कोविड-19 कोरोना हुआ है उसको तो कौन सा जो होम क्वारंटीन पर्सन है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि सही हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर शुड ओकेजनली वेंच्योर इज द नेबरहुड टू गेट फ्रेश एयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने नेबर जो आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, आप क्वारंटीन है उनके पास जाके मिला है फ्रेश एयर लेने। शुड बी टेकन केयर बाय मेंबर ऑफ द फैमिली बाय नर्सिंग इन द रूम। तो जिसको कोविड है उसको उसके साथ में चाहे वो पर्सन हेल्दी हो या नहीं हो तो उसको एक सेपरेट रूम में रखा जाता है। क्वारंटीन का मतलब होता है सेपरेट रखा जाना। स्टे इन वेल वेंटिलेटेड सिंगल रूम प्रेफरेबली विथ अटैच्ड सेपरेट टॉयलेट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में है यहाँ पर नीड्स टू बी ऑनर्ड बाय द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट है कि आपको एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रहना है जिसमें स्पेशली अटैच सेपरेट या फिर अटैच टॉयलेट हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस। इनमें से क्या है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन में हैंड हाइजीन, फीड अदर्स विथ ऑन हैंड, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले आप जानते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस है क्या। हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन से बचेंगे।
आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। बट यहाँ पर नहीं है तो वो क्या है, फीड अदर्स विथ ऑन हैंड, दूसरों को अपने हाथ से खिलाना है, प्रिवेंटिव प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड बिकॉज द पेशेंट एंड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में बी। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो बरते जाते हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं पेशेंट के बीच में, क्यों, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, टेक्नोलॉजिकली लिटरेट एंड एडवांस्ड, क्लीन एंड हाइजीनिक, रिजर्वर्स ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बरते जाते हैं, सावधानियां बरती जाती हैं, बिकॉज द पेशेंट एंड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का एक रिजर्वर यहाँ पर है, बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स से क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बरते जाते हैं पेशेंट के लिए भी और हेल्थ केयर वर्कर्स भी, जिससे डिसीज से क्या हो सके, बच सकें। नेक्स्ट इज अभी जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले यहाँ पर आपकी जो रिसेंट की योजना है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। तो यहाँ पर जो RSBY योजना है, तो RSBY योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये जो बीमा योजना लाई गई थी 2008 में लाई गई थी, 2008 में लॉन्च की गई थी। स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY स्कीम लाई गई थी कब, 2008 में। तो ये किसने लॉन्च की थी, तो ये बीमा योजना लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनएम्प्लॉयमेंट ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनएम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो इसके तहत जो भी गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ये देखिए दो इमेज से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं और ये किसने लाया थी योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में योजना लॉन्च की थी, इसका नाम रखा था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और RSBY स्कीम। तो यहाँ पर RSBY योजना के तहत है जो क्या कहा गया था कि एलिजिबल कौन है, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हों या फिर हुज इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट BPL लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसी एलिजिबल फैमिली जिनका इनरोलमेंट कहीं और हो बट वो वहीं की रहने वाली हो। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कुछ प्रीमियम डिस्ट्रिक्ट भी रखे गए थे, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनको प्रीमियम डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था। अब यहाँ पर बेनिफिशियर्स को क्या दिया जाएगा, क्या बेनिफिट होंगे इस योजना के, जो RSBY स्कीम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोगों को, तो यहाँ पर कहा है कि 30,000 तक का, कितना, 30,000 तक का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट लेगी पर एनम, एक साल में एक बार, बट फैमिली में ओनली अप टू 5 फैमिली मेम्बर्स होना चाहिए, 5 लोगों से ज़्यादा की फैमिली नहीं होना चाहिए। 1,020 रुपये हैं जो 1,020 रुपीज़ है। प्री डिफाइंड सर्जिकल पैकेज होगा मैटरनिटी और न्यूबॉर्न केयर के लिए, डे केयर सर्जरीज भी कवर होंगी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ भी कवर की जाएंगी, 1 डे प्री एंड 5 डे पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि जब आप एडमिट हुए हैं वो दिन और जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके 5 दिन तक का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो 100 रुपीज़ पर विजिट के हिसाब से है जो रखी जाएगी, ओवरऑल लिमिट 1000 ही होगी इसकी, यदि ट्रांसपोर्टेशन लिमिट पूछते हैं तो 1000 बस होगी। सोर्स ऑफ फंडिंग भी है यहाँ पर कि किसने कितना मिलाया, तो 30 रुपये पर फैमिली पर ईयर रहेगा, 75% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 25% स्टेट गवर्नमेंट, और ये पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाएगा। और एक चीज़ और की है, जो बेनिफिशियर्स ग्रुप है कैशलेस ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू टूवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन फ्लॉटेड अमंग द एंटायर फैमिली। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं एक फैमिली में कितना रहेगा, ₹50,000,
₹40,000, ₹30,000 या फिर ₹20,000। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितना होगा? 30,000। ये पूरी फैमिली के लिए कितना? 30,000। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ब्रांडिंग गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन रूरल एंड अर्बन वुड बी ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर PMJAY स्कीम। रिसेंट में जो NHM के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये स्कीम ज़रूर पूछी जाती है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड में लॉन्च की गई थी। याद रखना है आपको, लॉन्च कब हुई थी? PMJAY स्कीम। तो PMJAY स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च की गई थी। किसने की थी? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि रिसेंट में भी हैं। तो इसके तहत यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कैटेगरी है रूरल और अर्बन कैटेगरी है, तो PMJAY में कौन कवर होगा? अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, हाउस होल्ड विद शेल्टर, डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन आर्म्स या फिर एनी फार्मिंग हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो लोग कवर होंगे इस योजना में, क्योंकि 2018 में बहुत सारी योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई थी, तो वो क्या थी? वो थी PMJAY और जो अदर जन आरोग्य योजना, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं आई थी। तो यहाँ पर जो लोग इसमें कवर होंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, वो क्या होंगे? डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन आर्म्स। आर्म्स का मतलब है जो भी पुअर पीपल हैं, जो भी गरीब लोग हैं, तो यहाँ पर वो सभी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स टाइटल्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गाइडलाइन फॉर रिलीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ग्रांट अ डिफाइंड एनुअल बेनिफिट कवर ऑफ रुपीज पर फैमिली ऑन अ फैमिली फ्लोटर बेसिस। मतलब कि यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो गाइडलाइन रिलीज की गई, तो एक फैमिली के लिए कितना अमाउंट है जो दिया जाएगा? 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख या फिर 5 लाख। तो एक फैमिली के लिए कितना अमाउंट होता है? 5 लाख तक। कितना? 5 लाख तक। नेक्स्ट इज आरोग्य सेतु इज एन एंड्रॉइड एंड iOS ऐप डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। आरोग्य सेतु को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आरोग्य सेतु जो ऐप है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बनी थी। इसको जब लॉन्च किया गया था कोविड-19 के लिए, इसको लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को, जो कि 12 लैंग्वेज में आई थी और सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ये ऐप बनी थी। तो यहाँ पर एक किसके लिए आई थी? कोविड-19 के लिए। आरोग्य सेतु ऐप का जो आपने सभी के फ़ोन में सभी ने डाउनलोड करके देखी थी, जो कलर कोडिंग थी, जिससे आप केस है जो माइल्ड है, मॉडरेट है, वो चीज़ें पता कर पा रहे थे। यदि ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है, रेड है, क्या शो होता है, तो आप किस जोन में? ये एग्जाम में ज़रूर आता है। यदि ग्रीन कलर शो हो रहा है दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। ऑरेंज होता है, सॉरी, यदि येलो होता है तो आप मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में आएंगे। ऑरेंज होता है तो हाई रिस्क में, और रेड होता है दैट मीन्स कि आप खुद पॉजिटिव हो गए हैं। नेक्स्ट इज अप टू हाउ मेनी पीपल कैन बी रजिस्टर्ड इन द कोविन पोर्टल थ्रू 1 मोबाइल नंबर। तो कोविन पोर्टल में एक फ़ोन नंबर से टोटल 4 लोग ही रजिस्टर हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक है, रिसेंट में हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी रुपीज़ इकोनॉमिक पैकेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान टू एड आवर कंट्री आउट ऑफ द कोरोना क्राइसिस। तो कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पर, जो कि अब थर्ड वेव भी आ गई है अभी इंडिया में, तो उस टाइम पर सेकेंड वेव थी, उस टाइम पर मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो इसके तहत कितना पैकेज है जो निकाला था कि जो कोरोना वायरस क्राइसिस हुई उससे हमारा देश है जो उभर सकता है? 30 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या फिर 1 लाख करोड़। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज निकाला गया था वो तो 20 लाख करोड़ अलग अलग जगहों के लिए निकाला था, जिसमें इन्होंने 10% GDP थी इंडिया की, उसको मिला के, तो जो कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ पर है जो फोकस किया था इन्होंने। जो भी लेबरर्स हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, MSME हैं और जो इंडस्ट्री अदर हैं दूसरों पर डिपेंडेंट हैं,
उनके लिए जो लाया गया था आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लाया गया था, इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो रखा गया था। नेक्स्ट इज जननी सुरक्षा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग। तो जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम है जो आई थी, तो JSY स्कीम है जो लाई गई थी, किसको कम करने के लिए लाई गई थी? एनीमिया इन द वुमन फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप, maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among poor pregnant women, tuberculosis in women in general for the case of infertility in women। तो सबको पता है जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना जो लाई गई थी, तो जननी सुरक्षा योजना के तहत क्यों लाया गया था इसको? 2005 जो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी, इसका जो मेन एम रखा गया था कि जितनी भी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या किया जा सकता है जननी सुरक्षा योजना के तहत कि जहाँ यदि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू होम डिलीवरी के, तो मैटरनल डेथ के और न्यूनेटल डेथ इन दोनों की डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी, इसके तहत क्या किया गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, हॉस्पिटल डिलीवरी है, उनको बढ़ावा दिया जाना था। जननी सुरक्षा योजना आई थी 12 अप्रैल 2005 को, इसको लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर के इम्प्लीमेंटेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको ये मेनली इसका लोगो लॉन्च क्यों की गई थी, तो न्यूनेटल और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके बाद लाया गया था। नेक्स्ट इज हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति से आप समझ सकते हैं प्रेग्नेंट महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, बेनिफिशियर्स ग्रुप कौन होंगे? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर द चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना है जो ऐसी महिलाएं जिनकी एज 18 साल है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर। एक क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। जो नेक्स्ट सीरीज होगी 4th, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वुमन हु डेवलप परप्यूरियल मास्टाइटिस। तो परप्यूरियल मास्टाइटिस का मतलब है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है वो। तो यहाँ पर एक सही कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज डिस्करेज्ड, ब्रेस्ट फीडिंग इज इनकरेज्ड, न्यू बेबी इज फेड फार्मूला मिल्क या न्यू बॉर्न बेबी इज फेड काउ मिल्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अपनी तैयारी अच्छे जोर तोर से रखिए, आपके एग्जाम हैं जो अब कभी भी हो सकते हैं। UP NHM SGPGI बहुत ही जल्दी अलग अलग स्टेट में भी वैकेंसी आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।